स्टडी विद रियल्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। ये जब होती है तब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का जनरेट होना। इस प्रोसेस के दौरान एटीपी जनरेट होते हैं। ऐसा ही जनरेशन हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी देखने को मिलता है। अब रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होती है, और तीसरा हमारा ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी मिलते हैं, क्रेब्स साइकिल में 30 एटीपी। ये सही है? नहीं, ये गलत है। एक्चुअली क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में हमको 2 एटीपी मिलते हैं, क्रेब्स साइकिल में हमको 1 जीटीपी मिलता है जो कि एटीपी के बराबर होता है, और ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 मिलते हैं। हमें एटीपी डायरेक्ट नहीं मिलते। वैसे ही क्रेब्स साइकिल में 4 NADH2 मिलते हैं और 1 FADH2 मिलता है। तो ये जो NADH2 और FADH2 है, इसको तो हम एटीपी के बराबर बोल देते हैं, पर एक्चुअली में तो वहां पे NADH2 या FADH2 हमें मिल रहे होते हैं। इनको जब हम बोलते हैं कि भैया ये NADH2 एटीपी के बराबर है, उसके हिसाब से हमारे पास 15 एटीपी आते हैं क्रेब्स साइकिल से, और 2 बार चलती है तो 30, और 8 आते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। तब हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी जनरेट हुए। NADH2 और FADH2 जो है उसको एटीपी में कन्वर्ट करना होता है, तभी जाके हम प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाएंगे एनर्जी की, और ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमें एटीपी मिलता है। ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। ये मान लीजिए साइटोसोल है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, पास ही में माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये हमारा मैट्रिक्स है, और यहाँ पे हमारी क्रेब्स साइकिल हो रही है। इतने पार्ट को मैं जूम करके अलग से बनाऊंगा। तो ये हमने बना लिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, और मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होती है मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां से हमको NADH2 मिलता है। इस NADH2 से ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसको NAD प्लस में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही NADH2 से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, H प्लस निकले। ये H प्लस अभी यहाँ पे मैट्रिक्स में ही रहते हैं। जब ये FMN इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, FMN का फुल फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, तो ये NADH2 से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कॉम्प्लेक्स का पहला ये जो है कंपोनेंट। फिर ये देगा आयरन सल्फर के कॉम्प्लेक्स को, और फिर ये कॉम्प्लेक्स 3 में जाते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे बढ़ता जाता है FMN से FES पे, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन के पीछे पीछे जाता है। और जैसे ही FES से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है कॉम्प्लेक्स से, वैसे H प्लस भी बाहर निकलता है, लेकिन वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाता है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यूबीक्विनोन को पास होता है। यहाँ पे जो ब्लू कलर में बॉक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, और उसके नंबर मैंने व्हाइट कलर के एरिया में लिख रखे हैं। यूबीक्विनोन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है वो रिड्यूस हो जाता है, या यूं कहें कि वो उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो वो H प्लस लेता है, और वो यूबीक्विनोन का रिड्यूस फॉर्म UqH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन आगे कॉम्प्लेक्स 3 में जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 का स्पेस है। ये कॉम्प्लेक्स 3 मैंने बीच में क्यों लिखा हुआ है ये बताता हूं मैं। एक्चुअली क्या होता है, जो NADH2 है वो NAD में कन्वर्ट होता है और कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन देता है। वैसे ही FADH2 होता है, वो कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन देता है और FAD में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे NAD1 को दे रहा है और FAD2 को दे रहा है,
1 और 2 दोनों ही 3 को देते हैं, इसलिए उसको इन दोनों के बीच में बनाया जाता है। यहाँ पे ये FeDH2 दो इलेक्ट्रॉन FeS को देता है, और फिर ये सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स और 1 वाला कॉम्प्लेक्स दोनों के इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, इसलिए उसको बीच में बनाया गया। अब FeS फिर से यूबिक्विनोन को 2 इलेक्ट्रॉन देता है और वो रिड्यूस होके UqH2 में बदल जाता है। अब दोनों ही UqH2 कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन पहुंचाते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब ये वाला सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला, दोनों के अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, जिसको साइटोक्रोम B लेता है। साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से आयरन सल्फर के कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं। आयरन सल्फर के कॉम्प्लेक्स से फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास जाते हैं। ये जो यूबिक्विनोन H2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को दे दिए, तो इससे H2 फ्री हो जाता है। वैसे ही इस वाले से भी H2 फ्री हो जाता है। अब ये 4 हमारे पास हाइड्रोजन आयन है जो कि इलेक्ट्रॉन के पीछे पीछे उनसे अट्रैक्ट होते हैं और फिर यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में निकल जाते हैं। साइटोक्रोम C1 फिर साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन पास करता है। साइटोक्रोम C फिर जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4th है, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को पास करता है। यहाँ पे 2 कॉपर रहते हैं, एक को कॉपर A कहते हैं और लास्ट में भी एक कॉपर रहता है जिसको कॉपर B कहते हैं। कॉपर A से फिर साइटोक्रोम A के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर साइटोक्रोम A3 के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं और लास्ट में कॉपर B के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कॉपर B से इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे मैट्रिक्स में मौजूद हाफ O2 को जाते हैं। ये हाफ O2 पे नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ये यहाँ पे मौजूद H+ को ले लेता है और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, नेगेटिव चार्ज आया तो उसको 2 पॉजिटिव 2H+ लेने पड़े। H2O में वो कन्वर्ट हो गया। जैसे ही H2O बनता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स 4 से 2 हाइड्रोजन आयन 2 H+ आयन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 तक जो भी प्रोसेसेस हुई हैं, यहां पे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है और ऑक्सीजन को फाइनली मिला है, तो इसलिए इसको यहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहेंगे या सिस्टम कहेंगे। कॉम्प्लेक्स 5th जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, वो ATP के जनरेशन के लिए है। यहाँ पे F0 रहता है एक कॉम्प्लेक्स और एक F1 रहता है, जिसको हम ATP सिंथेज भी कहते हैं। यही एक्चुअली ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के ATP में कन्वर्ट करता है। अब इस कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? एक्चुअली यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है क्योंकि H+ का इन्फ्लक्स हो रहा होता है, बहुत सारे H+ यहाँ पे एक ग्रेडियंट बनता है, ये H+ इकट्ठे फिर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। अब H+ के उधर जाने के कारण ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो क्रिएट हुआ है उसके कारण ये F0 F1 को इस F1 को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ सके और ATP बनाए, और एक ATP बनाने में हमें 4 हाइड्रोजन लगते हैं। यहाँ पे जो 5 कॉम्प्लेक्स है उसके मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। 5वां जो कॉम्प्लेक्स है वो तो ATP सिंथेज एंजाइम है जो कि ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के ATP बनाती है, और 1 से 4 तक जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो है NADH डिहाइड्रोजिनेज, जो NADH2 से H+ निकालने का काम करता है। कॉम्प्लेक्स 1 H+ निकलते ही इलेक्ट्रॉन आते हैं FMN के पास, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चालू होती है। कॉम्प्लेक्स 1 के बाद होता है कॉम्प्लेक्स 3। अब यहाँ पे साइटोक्रोम B है और साइटोक्रोम C1 है, तो इसलिए इसको साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स 2, जहां पे ये FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है।
तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमने जब क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी तब हमने देखा था, सक्सेनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो वहां पे FADH2 जनरेट होती है। तो वो जो FADH2 जनरेट हुई है वहां पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहती है, जो हम कॉम्प्लेक्स 2 बोल रहे हैं। वो एंजाइम FADH2 को लेती है जो कि क्रेब्स साइकिल से हमको मिलता है और उसमें से हाइड्रोजन निकाल लेती है। हाइड्रोजन निकालते ही इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं। ये वाला हो गया कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 4 को कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो है ATP सिंथेज। ये थे पांचों कॉम्प्लेक्स। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कहें चेन का मतलब यही है कि जो क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बने, FADH2 बने, वो डायरेक्ट एनर्जी नहीं है जो प्लांट को समझ में आती है। हम कहते हैं कि ये बराबर 3 ATP के हैं या 2 ATP के हैं, पर ये बराबर हम कहने वाली बात कर रहे हैं। एक्चुअल में तो वो NADH2 ही थे। तो इन NADH2 और FADH2 को कन्वर्ट करना जरूरी है और वो कन्वर्ट कौन करके देता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से लाती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में उसके पीछे पीछे हाइड्रोजन आयन आते हैं, इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन को दे देती है, H2O बन जाता है और हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स 5 जो ATP सिंथेज है वो ATP जनरेट कर लेती है। तो यही था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। 1 से 5 तक की पूरी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। जब हम ETS चेन की बात करेंगे वहां पे 1 से 4 तक कॉम्प्लेक्स आएंगे और 1 से 5 तक सारे कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आएंगे। अब ये जो मैं हाफ O2 बता रहा हूं, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ लिया, हमने सब में ऑक्सीजन कहीं नहीं देखा। ये आधा ऑक्सीजन एकमात्र यहाँ पे आता है। इसी की वजह से इस पूरे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए रियलजा के साथ। हैव अ नाइस डे।